इनके दरमियान आप ग्रे एरिया में खेलना चाहें तो बिजनेस में कोई ग्रे एरिया नहीं होता। कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो कि ग्रो करने वाली है? तो आप चाइना से एसेसरीज मंगवा लेते हैं और जूता यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। हम कहते हैं तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, कहते हैं बहुत अच्छा। एनु दिखा, बजट इंक्रीज करते हैं तो ब्रांड वाकई फंस जाता है। मुझे किस लेवल पे जाके इसको जो है वो लीव करना है अगर इन केस नहीं चलता। आपका जो भी प्लान हो वो 18 माह पर हो। ये बड़ी जल्दी मूड स्विंग जनरेशन है। सिर्फ एक प्रोडक्ट डाली, 2 महीने उन्होंने कहा भाई यही प्रोडक्ट बेचनी है और प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास। हाँ, और जैक मा को देखो तो सही, KFC ने 11 दफा रिजेक्ट कर दिया उसको। यार KFC जैसा ब्रांड भी रिजेक्ट कर सकता है किसी को। लेकिन अल्मास का जो वो है कि हम ऐड लगाते ही नहीं है। एक छोटे बिजनेस को जब स्केल करने जा रहे होते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से उनको ब्रांड वाली इज्जत ऑडियंस की तरफ से नहीं मिलती। तकरीबन 4 लाख पेयर 5 लाख पेयर मंथली उनकी प्रोडक्शन है। एयर कंडीशन मॉल के अंदर आउटलेट हो उसको टियर 1 कहते हैं। उनके कोई 5000 यूनिट थे एक शॉप के अंदर, बहुत बड़ा ब्रांड था वो। चेन के लड़के बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं ना, सेल्स वही देख रहे होते हैं बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अहमद काज़ी। वी आर वेलकम यू ऑल ऑन ई-कॉमर्स बैठक एपिसोड नंबर 11। और हम बहुत बहुत आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग जो प्यार हमारी बैठक को दे रहे हैं, ये खींच लाता है इस इंडस्ट्री के उस टैलेंट को जिसका टाइम लेने के लिए हमें अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है। लेकिन आज मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि उस्तादों के उस्ताद यामीन मलिक साहब एक दफ़ा फिर हमारी इस बैठक में आए हैं। और मेरा कहीं ना कहीं ये आइडिया बैठक का निकला भी यामीन मलिक साहब से ही है। और मेरे साथ CEO अलमास ग्रुप के जमील साहब भी मौजूद हैं। सर मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। और ई-कॉमर्स बैठक की रौनकें जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं, आप लोगों की मोहब्बत भी मिलती जा रही है, रौनकें भी बढ़ती जा रही हैं और हम आगे से आगे जाते जा रहे हैं। और इस सफ़र में हमारा जो सबसे बड़ा साथ है वो देता है द वर्टिकल। और अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिसेज देख रहे हैं लाहौर में तो द वर्टिकल से बेहतरीन आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेज कोई नहीं दे सकता। पाइन एवेन्यू के ऊपर V1 V2 V3 प्रोजेक्ट है, V4 आ रहा है गुलबर्ग में। और अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो द वर्टिकल.pk पे जाके इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे चैलेंजेस जो कि आते हैं एक ब्रांड को। मैं अक्सर औकात से बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, उस पर लिखा होता है यार ब्रांड्स के लिए तो बहुत आसान है, ई-कॉमर्स के टैक्सेस लगे, ब्रांड्स को क्या मसला है, कोई नई चीज़ आई, ब्रांड्स के लिए क्या इशू है। तो आज ज़रा डिस्कस करते हैं और इनको बताते हैं कि ब्रांड्स किन जलते हुए तवों के ऊपर बैठे हुए हैं और हम हिल भी नहीं सकते और वहीं पे हमें कितनी मुश्किलात का सामना होता है। तो आज थोड़ा सा हम देखते हैं कि सर ब्रांड की नज़र से एक ई-कॉमर्स बिजनेसेस को ऑपरेट करना, टियर 1 रिटेलर क्या होता है, मॉल्स के अंदर जाना कितना ज़रूरी है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, रिटेल बिजनेस का आगे आने वाला फ्यूचर क्या है। तो यमीन साहब मैं स्पेशली आपसे पहले कहूँगा कि ज़रा बताएं कि क्या एक ब्रांड को डेली बेसिस पे फेस करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। यार तुमसे ना बात करते एक तो डर लगता है क्योंकि हर पॉडकास्ट में तुम कोई ना कोई मेरे साथ कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हो। पिछले भी पॉडकास्ट में जिन 2 ब्रांड ओनर्स के साथ हमने बात की थी इनके बारे में, उन दोनों की कॉलें आ गई, उनके दोस्तों की कॉलें आ गई कि यार ये आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं सच बयान कर रहा हूँ कि एक का विजन था, एक ने उसको फुलफिल किया। तो यही फ़र्क होता है कि बाद लोग सोचते हैं वो कर नहीं पाते और उनकी तकलीद में लोग वो कर जाते हैं। आज सारा कुछ वैसे ही है। तो बार ना कहते हुए दोनों ब्रांड तो आ ही गए। अच्छा यामीन साहब, आज ब्रांड की बात है ना, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा लोगों को भी बताएंगे यामीन मलिक को हम उस्तादों का उस्ताद क्यों कहते हैं, जिन जिन ब्रांड के साथ आपने काम किया है। मतलब मुझे तो ये याद है, मैं इंटरव्यू देने भी जहाँ जाता था ना, वहाँ सामने यामीन मलिक साहब ही बैठे मेरा इंटरव्यू ले रहे होते थे। तो मैं ऐसा चाहूँगा थोड़ी सी ज़रा जर्नी भी बताएं ताकि इनको पता चले कि अगर यामीन मलिक कह रहा है कि हाँ जी ये ब्रांड इससे सुपीरियर जा रहा है तो हमारा तो उस पर ईमान है, इनका ईमान क्यों आना चाहिए। सर थोड़ी सी मैं जर्नी आपकी जानूँ। अच्छा देखो, जिस चुका तुम कहा ना, एक किताब बिल्कुल ऐसे ही वाक़या हुआ था कराची में कि एक ई-कॉमर्स हेड को मैं एक ब्रांड के साथ बैठ के फाइनल करके उसको ऑफर लेटर देकर दूसरे ब्रांड में गया तो मेरे से पहले वही कैंडिडेट वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, लेकिन मैंने उसको ना नहीं की, मैंने वही फैसला किया जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए बेस्ट था। मैंने उसको वहीं के लिए सेलेक्ट किया जहाँ के लिए वो बेस्ट था। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पहले वाले के बाद नहीं, मैंने दोनों का सोचा कि दोनों के लिए क्या होगा। यामीन मलिक बनने का जो सफ़र है वो बहुत आसान सा है और लोग अगर मेरी बात को वैल्यू देते हैं तो उसके पीछे एक राज ये है कि मैं बिल्कुल लगी लपटी बात नहीं करता। कारोबार जो होता है या तो नफ़ा है या नुकसान है। अगर इनके दरमियान आप ग्रे एरिया में खेलना चाहें तो बिज़नेस में कोई ग्रे एरिया नहीं होता। तो नफ़ा है या नुकसान है, तो इसलिए मैं वो बात करता हूँ जो कारोबार को सूट करती हो। इसीलिए और फिर जब मैं किसी को रेफ़र कर रहा होता हूँ हैदर, तो आप यकीन माने अगर मैं किसी को नहीं जानता होता मैं रेफ़र नहीं करता, इसलिए कि आपकी रिप्यूट उस रिसोर्स के साथ उस कंपनी में जाती है। मेरी जो भी रेफरल की हायरिंग्स हैं जहाँ कहीं भी आए उनमें से 8-8 10-10 साल 12-12 साल की लोग एज पूरी कर चुके हैं। अभी रिसेंटली जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ जिस ब्रांड को, उनके ब्रांड ने एक ब्रांड ओनर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार मैं इनको जानता हूँ ज़ाती तौर पे, उन्होंने मुझसे काम नहीं किया
लेकिन मैंने 8 साल पहले इनसे अपना रिटेल हेड मांगा था, वो आज तक मेरे साथ है और मैं उससे बहुत खुश हूँ, और वो इनका जूनियर है, ट्रेंड किया हुआ है। तो ये एक वो जर्नी है जो अल्लाह ने मेरी साथ मुंसलिक कर दी। और तुम लोगों के साथ मैं उठता बैठता क्यों, तुम दोनों को तो मैं साफ साफ बता दूं, जिस उम्र में जिन रिसोर्सेज या वसाइल के साथ तुम लोगों ने यहाँ तक सारा कुछ लेकर आए हो, पाकिस्तान में भी कोई भी नहीं है। मैं इसलिए हमेशा तुम लोगों की तरफ मुतवज्जो होता हूँ, और अपनी जो ज़ात के से या जो भी कुछ होता है, मैं इसलिए तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता हूँ कि तुम्हारे अलावा भी इतनी बड़ी यूथ है ना पाकिस्तान की, 65% कहते हैं कि ये आबादी का हिस्सा है, उसमें से 2-4 लोग हैं सिर्फ। तो ये एक रीज़न है। इंशाल्लाह अब डिजिटल अवार्ड की दोबारा आएगा, उसमें फिर बड़ा भरपूर हिस्सा लेंगे। सर नो डाउट आपकी सपोर्ट रही, और केसरिया ने जितना ज़बरदस्त काम किया उसके ऊपर जितनी उसकी एग्जांपल नहीं कम है। लेकिन मैं सर ये ज़रूर आप लोगों को बताना चलूँगा कि गुलेमन में आपने काम किया, सफ़ायर के साथ, खाड़ी के साथ, साया के साथ, एक्सपो स्टोर के साथ, और नाम शायद मैं लेता जाऊँ ख़त्म नहीं होंगे भाई। गुजरावाला में अलग है, सियालकोट में अलग है, फैसलाबाद में अलग है, वो फैसलाबाद से तारा टेक्सटाइल मिल एक बंदा इंटरव्यू किया, वहाँ भी अमीन साहब बैठे। तो आप माशाल्लाह सब जगह, और आप माशाल्लाह हेड कर रहे हैं सी फार्म को। सर हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं अलमास ग्रुप के CEO जमील साहब। जमील साहब, आपकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है ब्रांड के साथ, और स्पेशली अगर हम फुटवेयर कैटेगरी की तरफ आएँ, मुझे आज से याद पड़ता है कि 2 से 3 साल पहले मेरी एक हमारी पॉडकास्ट है अमीन साहब के साथ, आप वो देख सकते हैं जाके। उसमें मैंने इनसे पूछा, सर मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो कि ग्रो करने वाली है, और ये अमीन साहब ने ऑल ऑफ द सडन जब बोला, मैं बड़ा हैरान होने का, यार शू कैटेगरी जो है ऐसी वो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। और मेरा ख्याल है हम सब जो एग्जाम्पल हैं, जहांगीर है, मैं हूँ, हम स्टाइलो ग्रुप का हिस्सा है, अलमास के CEO हमारे साथ बैठे हैं। तो आज जरा सर थोड़ा डिस्कस करते हैं फुटवेयर का क्या स्कोप है, और अलमास ग्रुप ने ये जो लामा को, शायद ही कोई मेरा ख्याल है लामा का नाम नहीं जानता होगा, तो ये जो डिसरप्ट किया मार्केट, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और क्या आप देख रहे हैं कि फुटवेयर का क्या फ्यूचर आगे आने वाला है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर, फुटवेयर इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो ग्रो कर रही है उसकी मेन रीज़न ये है कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा वेंडर था पाकिस्तान के लिए, और रिसेंटली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर फिनिश गुड्स के ऊपर एक हैवी ड्यूटी अप्लाई कर दी, जिसकी रीज़न से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको लगा कि यार अब हमें भी जूता बनाना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट्स लगाने चाहिए। मोस्टली ब्रांड पहले चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। अब रिसेंटली जब कोविड आया तो सब ने देखा कि यार इंडस्ट्री तो चाइना की बंद हो चुकी है, तो पाकिस्तान को अब क्या करना है। रिटेल ब्रांड जो सिर्फ शूज़ के ऊपर रिलाई कर रहे थे, उनके पास बैक एंड पे प्रोडक्शन नहीं थी, तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट पाकिस्तान में लगाने शुरू कर लिए। अब चाइना जो है उसके पास लेबर इशू बहुत आ गया है, उसका जो रेशो है सैलरी का वो हमारे से बहुत हाई चला गया, और पाकिस्तान के अंदर अभी भी लेबर बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिल जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग पहले भी थे, ऐसा नहीं था, शूज़ में पाकिस्तान एक्सपोर्ट में बहुत आगे था। पाकिस्तान इंडिया के बाद पाकिस्तान का नाम था लेदर शूज़ के अंदर, लेकिन सिंथेटिक के शूज़ और एथलेयर्स के अंदर और डिफरेंट वॉशेबल जो प्रोडक्ट है इसके अंदर चाइना से टोटली इंपोर्ट किया जा रहा था। तो लोगों ने वो इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगानी शुरू कर ली। आप हैरान होंगे सुन के कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लाहौर के अंदर को 5000 फैक्ट्रीज़ हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कि लोकल प्रोडक्ट बना रही है, जो कि देहातों में, और वॉशेबल प्रोडक्ट है जैसे PU में, PVC में, ईवा में, जो कि पहले हम सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करते थे। अब वो 5000 फैक्ट्री इधर लग गई, लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, और वो लोग बहुत अच्छी सेल्स कर रहे हैं। कुछ ऐसे यूनिट भी हैं जो कि मंथली जो है वो तकरीबन 4 लाख पेयर, 5 लाख पेयर मंथली उनकी प्रोडक्शन है। ठीक है, मतलब इतना अच्छा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है शूज़ का, और मज़ीद ग्रोथ है इसके अंदर। जैसे आप इंपोर्ट की हम बात करते हैं तो फिनिश गुड्स जो अगर आप फॉर्मल शूज़ एक चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 1200 से लेके 1700 रुपये तक ड्यूटीज़ है सिर्फ गवर्नमेंट की। तो अगर वो शूज़ आप इधर बनाए तो उतनी प्राइस में आप जूता बना सकते हैं लेदर के अंदर। तो वो एक प्राइस कंपैरिजन भी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो लोग, और अच्छे ब्रांड्स पाकिस्तान में वो चल रहे हैं जो कि खुद मैन्युफैक्चरर हैं। जैसे स्टाइलो में आप हैं तो स्टाइलो खुद मैन्युफैक्चरर है, बाटा है तो वो खुद मैन्युफैक्चरर है, सर्विस है तो वो खुद मैन्युफैक्चरर है। तो बड़े नाम जितने भी आप उठाएंगे बैक एंड पे उनकी अपनी प्रोडक्शंस हैं, और वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला भी था वो यही है कि हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हो रही, और जिसकी प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली उसकी खपत भी ज़्यादा होगी, और अगर पाकिस्तान में नहीं तो फिर एक्सपोर्ट वाली साइड पर ज़्यादा होगी। सियालकोट के हम एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रोडक्ट बन रहा है तो इसलिए बाहर भी जा रहा है, गुजरावाला में बन रहा है तो इसलिए बाहर भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शू एक ऐसी कैटेगरी है, और जिस तरह आपने डिफरेंट कैटेगरीज के नाम लिए, जिस तरह PU वगैरह है, तो वो एक इंडस्ट्री भी ऐसी है कि अगर आप
हैंडमेड मशीन भी बना लें, मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट मशीन नहीं है, सोल इंपोर्ट करें ऊपर लगाने, तो वो बनाना भी आसान है। तो एक बड़ी अच्छी यानी कि ये है कि आगे फ्यूचर आने जा रहा है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपको रिटेल में क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो नज़र आते हैं कि एक बिजनेस को एक अच्छा बना। देखें हमारे पास अगर FBR की डेफिनेशन में भी जाएं तो टीयर 1 रिटेल की तो डेफिनेशन भी है कि ऐसा ब्रांड जिसका किसी बड़े एयर कंडीशन मॉल के अंदर आउटलेट हो उसको टीयर 1 कहते हैं, ठीक है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, टीयर 1 बनने के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं और कितना एक पहाड़ होता है पीछे उसको ओवरकम करना होता है? सर इस वक्त तो मैं अलमास की अगर बात करूं तो हमारी एक ही शॉप है जो स्टैंड अलोन शॉप है, जो आपको गुलबर्ग में ही नज़र आएगी। बाकी हमारी जितनी भी शॉप्स हैं मॉल्स के अंदर है। अच्छा, जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है रिटेल के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है मॉल्स के रेंट्स जो हैं, शॉप के एक्सपेंस इतने हाई चले गए हैं कि आप प्राइस के ऊपर वो बर्डन पड़ता जा रहा है। अच्छा, जब प्राइस के ऊपर बर्डन पड़ रहा है तो कस्टमर कहाँ जाए वहाँ पे? वो सारा तो एक्सपेंस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है। फिर मार्केटिंग बजट भी है जो कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर डालना है, पीछे आपके रनिंग एक्सपेंस हैं। जो ब्रांड्स को जो बहुत फास्टली सेल्स पे जाना पड़ता है वो सिर्फ इसीलिए जाना पड़ता है कि यार अब हम इसको जो है ना फौरी तौर पे हम अपने कैश फ्लो को मेंटेन करें। अगर ये कैश फ्लो मेंटेन नहीं होगा, चीज़ें बिकेंगी नहीं, तो हमारा जो एक्सपेंस है वो लॉस की सूरत में इख्तियार, क्योंकि रेंट पर डे को आपको पड़ रहा है, आपके रनिंग एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो गए हैं। जितने भी ब्रांड्स आप देख लें, एवरेज शॉप 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख तक भी रेंट है। अब वो कहाँ से निकालने हैं? आपने प्रोडक्ट से निकालने हैं, और प्रोडक्ट समटाइम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, तो प्राइस कंट्रोल भी नहीं कर सकते उसके अंदर कि यार प्राइस तो आपने लेनी है वो कस्टमर से। तो ये बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लग रहा है डे बाय डे ब्रांड्स को आ रहा है। रेंट बहुत हाई जाते जा रहे हैं मॉल्स के, वो सारा बर्डन प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है। अच्छा, हम अलमास जो आप अगर देखें फास्ट फैशन ब्रांड है, ये हमारी टारगेट हमारा ये होता है कि हम प्राइस बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस हम दे रहे हैं कस्टमर को। अगर आप कंपेयर करें हमारे शूज़ को अदर ब्रांड्स के साथ तो हमारी प्राइस लोएस्ट होती है और फैशन में हम आगे हैं उनसे, एडवांस होते हैं। अब हमारी मेन रीज़न क्या है? हम लोग अपने रनिंग एक्सपेंस को हमने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। मॉल के एक्सपेंस तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन हम मार्केटिंग बजट, हम मार्केटिंग नहीं करते, हम फेसबुक एड्स नहीं लगाते। आप सुन के हैरान होंगे, बहुत कम, मतलब महीने में कोई एक आधी ऐड हमारी उस प्रोडक्ट की होगी जो हमने लॉन्च करनी है, वो भी सिर्फ गलती से लग गई। बिलीव करें, हमारी एड्स आपको नज़र ही नहीं आएंगी। अलमास की, लामा की एड्स आपको ज़रूर नज़र आएंगी, वो एक अलग ब्रांड है, लेकिन अलमास का जो वो है कि हम ऐड लगाते ही नहीं है। अब हर ब्रांड का कोई 40% 60% वो रखता है मार्केटिंग बजट, हम वो रिड्यूस करते हैं अपनी कॉस्ट के अंदर, और वो लो प्राइस प्रोडक्ट हम अपने रियल टाइम कस्टमर को देते हैं। इवन के हमारे अगर सीजन एंड एक हमारी साल में एक सेल होती है, अदरवाइज हम सेल्स पे भी नहीं जाते। अगर आप दूसरे ब्रांड्स को देखें तो अभी सीजन स्टार्ट हो रहा होता है तो लोग सेल्स पे चले जाते हैं, अलमास सेल पे नहीं जाता। वो कहता है कि भाई ये मेरी प्राइस है। अच्छा, उससे हमें क्या फ़ायदा है? हमारी सेल्स फ्लक्चुएट नहीं होती दूसरे ब्रांड्स की तरह। हमारी एक एक्चुअल रियल सेल है, वो जो डेली बेसिस की चल रही है, सैटरडे संडे थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट नहीं करती। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है ब्रांड को कि सेल्स फ्लक्चुएट कर जाना। फिर वो एक उनके माइंड में आ जाता है कि यार अब सेल्स में जाना चाहिए, और प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करें, सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करें, लोगों ने सेल लगा दिया है, हमारे पास स्टॉक बच जाएगा। तो ये जो चैलेंज है ना रिटेल के अंदर, चाहे वो पैरल्स है, चाहे वो शूज़ है, सीजनल प्रोडक्ट है, अब आपके पास वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने उसको बेचना ही बेचना है, लोगों ने सेल लगा दी है, आपकी मजबूरी बन चुकी है कि अब आपने सेल्स पे बेचना है। अच्छा, फिर वो क्या हो रहा है कि लोगों की खिदमत ही हो रही है सिर्फ। अगर आप ब्रांड्स ओनर ये सुनेंगे तो वो कहेंगे यार वाकई ये तो रियलिटी वाली बात कर दी है कि खिदमत वाली कहानी चल रही है कि हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन कमा के यहाँ तो रेंट की सूरत में दे रहे हैं, यहाँ बिजली के बिल भर रहे हैं मॉल्स के अंदर। ओवरऑल अगर देखें तो ग्रोथ ब्रांड्स की रिटेल में बहुत कम है। यार मैं अभी जमील साहब को बता रहा था कि मैंने लास्ट मंथ एक रिसर्च करवाई यूनिवर्सिटी से, क्लोथिंग के डिजिटल ब्रांड जो इस वक्त लाइव हैं 415 अबव हैं, और इन पे कोई टैक्सेशन, किसी किस्म का रेंटल कुछ भी नहीं है उन पे, और वो मार्केट प्राइस पे हैं, ये भी नहीं कि कुछ सस्ते, बिल्कुल। तो ये डिजिटल की ट्रांसफॉर्मेशन है पाकिस्तान में जो अभी तक ब्रांड ओनर्स को भी अभी तक समझ नहीं आ रही है। अगर भाई इसमें ना कल भी हम बात कर रहे थे कि आपका ऑनलाइन ब्रांड और आपका रिटेल ब्रांड, ठीक है, पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए ब्रांड तब तक, जैसे रैदर भाई ने कहा वो एयर कंडीशनर मॉल में नहीं होगा ना तब तक वो ब्रांड नहीं है, ठीक है। वो सब जितने ये 450 से ज़्यादा जो है ना स्टोर्स, इनको ब्रांड वाली इज्जत ऑडियंस की तरफ से नहीं मिलती, ठीक है। वो ये नहीं समझते यार, वो समझते हैं स्टेटमेंट नहीं होता। अब अलमास मॉल में मैंने देखा हुआ है, वो मेरी नज़र में ब्रांड है। स्टाइलो को मैंने मॉल में देखा, मेरी तरफ से ब्रांड है। कोई ऑनलाइन स्टोर जिसका सिर्फ ऑनलाइन है, फिजिकल स्टोर नहीं है। मैं अब आपको एक अपडेट दे दूं। जी जी। मैं जब आउटफिटर का जो एथनिक ब्रांड जब देखता था तो वहाँ पे हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक एनालिसिस आया था कि जिस प्रोडक्ट पे आउटफिटर लिख देते थे वो नहीं बिकता था,
और उसके एवज जो सिंपलिसिटी में जो प्रोडक्ट बनता था, स्टाइलिंग पे वो बिक जाता, जिस पे आउटफिटर लिखता वो नहीं बिकता था, तो वो सारा का सारा एफएल जाता था। अब सर उसके पीछे मतलब उसके पीछे क्या ब्रांड को इज्जत बहुत अरसे में जाके मिलती है ना। देखिए, ब्रांड ने इज्जत जो कमानी होती है, जो स्टेटमेंट कमानी होती है, उसके टाइम होता है। उसने 10 साल, वैसे तो जो लाइफ साइकिल है तो 20 साल है, तो उसने अपने 15 साल में वो इज्जत कमा ली थी कि आज अगर आउटफिटर लिखा होता है तो लोग पहनना बाइस फ़ख्र समझते हैं। लेकिन मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त हमने स्टेटमेंट देखी थी, तो उसमें जिन प्रोडक्ट, मैंने ये हाईलाइट किया था एक्चुअल, कि जिस प्रोडक्ट पे वो लिखते थे वो ही नहीं बिकता। तो मैंने कहा आप देख लें कि जहाँ पे ब्रांडिंग हुई हुई है वो ही नहीं बिकता। अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल, बल्कि मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ, जब आप कोई नई चीज़ लॉन्च होती है ना तो उसको अडॉप्ट करने का एक टाइम लिमिट चल रही होती है। जैसे कि टेलीफोन मोबाइल पाकिस्तान में आया तो लोगों ने उसको अडॉप्ट करने में 10 साल लगाए। लाइक 40% एक रेशो थी एक रिसर्च के मुताबिक कि वो 40% तक जब मोबाइल लोगों के पास आया तो 10 साल लगे उसको। इससे पहले अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान में टीवी आया था तो पाकिस्तान में 20 साल लगे थे उसको अडॉप्ट करने में, 40% एवरेज पे। अच्छा, जब एंड्रॉयड फ़ोन आया पाकिस्तान में तो उसको सिर्फ 5 साल लगे लोगों को अडॉप्ट करने में। ठीक है, ब्रांड्स आजकल बहुत तेज़ी से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से आ रही है। आपके पास सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, डिफरेंट चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम है, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत तेज़ी से आ रही है, तो अडॉप्ट करने के वो जो चांसेस हैं ना वो बढ़ गए हैं। लाइक जैसे AI अब टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई है तो लोगों को बड़ा एक उसके ऊपर लगा कि यार ये कैसे लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, लोगों की जॉब चली जाएंगी और आगे हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो इसको हार्डली जो है वो 2 इयर्स आप देखिएगा कि अभी 1 साल से पाकिस्तान में ये नॉर्मली लॉन्चिंग में लोग आ गए हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो 1 साल और है मजीद, सब लोग इससे अवेयर हो जाएंगे। इवन के देहात में भी बंदे बैठे हुए ना आपको AI की बातें कर रहे होंगे। तो ये अब जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन पास होती है ना, मतलब आप कह रहे हैं देहात में लोग बैठे AI से फसलें उगाया करेंगे? सर नहीं, इन्फॉर्मेशन तो जरूर लेंगे ना उससे। चैट जीटीपी से पूछेंगे कौन सी गंदम यूज करनी है और कौन सी खाद यूज करनी है। अभी आप हाँ, ये मैं अच्छा सर, ये सॉरी आप अगली बात करो, ये अभी भी है। जी। ठीक है, जिस तरीके से पेनिट्रेशन हुई है गांव देहातों में मोबाइल फ़ोन की और इंटरनेट की, ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ तक वीडियोस के थ्रू, रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पहुँच चुकी हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी आप पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अमीर टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर सारे गाँव देहाती हैं। अब वो दिखा के रहे हैं, वो गाँव का कल्चर दिखा रहे हैं, खाना कैसे बनाते हैं, फसलों पे क्या काम हो रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको और उसके उस पैसे बन रहे हैं। मुझे एक शेफ है जो शुरू करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुबशर। मैंने उसका व्लॉग देखा तो भाई 5-6 दिन तक मैं देखता ही रहा उसको, इतनी कमाल की रेसिपीज उसकी। अरशद रील है, वो भी गाँव में बैठ के वहाँ से कर रहे हैं। पहला पाकिस्तानी जिसको गोल्डन वो डायमंड बटन मिला है, उस सालकोट वाली साइड पे, गाँव का बिल्कुल बहुत ही देसी माहौल। मेरी जो सबसे पसंदीदा लेबर या वर्क फोर्स है वो सियालकोट से, आपको याद आता है हमारे बात की, बहुत मेहनती हैं, इनोवेटिव भी हैं और मेहनती भी हैं। अच्छा, और मैं थोड़ी सी इसमें सर एक बात ऐड करना चाहूँगा। आप देखें ऑनलाइन ब्रांड्स जैसे ये बता रहे हैं कि 500 के करीब, सर बंद कितने हो रहे हैं, कभी इस पे भी रिसर्च करें। डेली बेसिस पे आप बिलीव करेंगे कि ट्रेडमार्क पर डे पे 200 चला गया पाकिस्तान का रजिस्ट्रेशन का, न्यू ब्रांड्स का, बिल्कुल, और वो 90% बंद हो रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, लोग ई कॉमर्स को बहुत हलवा समझ रहे हैं। सर स्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं ना है। एग्जैक्टली। अब इसके पिलर्स हैं, ठीक है, आपको पीछे प्रोडक्ट चाहिए, उसकी सप्लाई चेन चाहिए। अच्छा, लोग रिसर्च भी नहीं करते इसके ऊपर कि यार हमने बेचना क्या है। मतलब मैंने एक क्लोथिंग का ब्रांड शुरू करना है तो मैंने कितने ब्रांड्स की सैम्पलिंग की है, मेरे घर में कितने सैंपल हैं उसकी कि यार रॉयल टैग क्या बना रहा है, डाइनर्स क्या बना रहा है, यूनिवर्स क्या बना रहा है। अगर मैं फॉर्मल ब्रांड में आना चाह रहा हूँ, मार्केट में लोग क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर, उनके पैटर्न्स क्या हैं अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि आप एक चीज़ आपने लॉन्च कर दी है तो वही बिक रही है मार्केट में। आप हर ब्रांड की देखें, उसकी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट जो होती है ना वो 10-15 ही होती हैं, सारी नहीं बिक्री होती उसकी, ठीक है। अच्छा, जो बिक्री है वो रिसर्च से ही आपको पता चलेगा। आप मार्केट में जाएं, सेल्समैन से पूछें कि यार ये जो आपने शर्ट पहन, आपकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, वो परचेज करें, उसका पैटर्न देखें। अगर आपने प्रोडक्शन में जाना है और आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, शूज़ में भी अगर आपने फ्लेयर्स में जाना है, फॉर्मल में जाना है, लेदर शूज़ के अंदर जाना है, तो बिक क्या रहा है यार, पहले उसके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है। फिर आप सप्लाई चेन देखें, अपने बजट के ऊपर आएंगे, यार हमने कितना बजट लेके चलना है, उसके पोर्शंस। सर ये जितनी चीजें आप बता रहे हैं ना, इतनी चीजें यहाँ पे कोई भी नहीं देखता। वो तो जो यही बात इंस्पायर हो रहे हैं ना, जो लोग सोशल मीडिया जी, देखते जी, हैं, जी। सिर्फ 2 ही चीजें हैं, वेबसाइट अच्छी बना लो, मार्केटिंग अच्छी कर लो, तो आपका बिजनेस सर चल वो भी जाएगा। फेस है, वो बिल्कुल है, देखें वो एक अलग फेस है, वो बिल्कुल है। अब हमारा बैठक Business का। स्टार्ट करने का मकसद भी यही था कि मतलब आप जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं तो पता लगे कि आगे कितने पिलर्स हैं, एक बिजनेस का, ब्रांड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अभी जिस तरह से आपने बात की कि अल्मास अपनी मार्केटिंग पे कोई स्पेंड नहीं करता, कोई गलती से ऐड लाग गई तो लाग गई। अब
हम लोग भी यहाँ पे अक्सर बात करते हैं जी कि ऑर्गेनिक सेल का बड़ा अच्छा इंपैक्ट है एज कम्पेयर टू कि अगर आप पेड की तरफ जाएं। तो यही आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपने एक अल्मास ब्रांड बिल्ड किया और जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि आप लोग उस पर मार्केटिंग में नहीं स्पेंड करते, तो वो स्ट्रक्चर किस तरह से बिल्ड हुआ था कि जो हमारी ऑडियंस और मोस्टली हमारे पास यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो कि बड़े एक्टिव है हमारे साथ और उनकी इंगेजमेंट भी बड़ी अच्छी है, वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि यार हम पेड मार्केटिंग के साथ साथ अगर ऑर्गेनिक को भी करें तो हम नो डाउट उसे एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऑर्गेनिक सेल आपकी कब आती है? ऑर्गेनिक सेल आपको प्रोडक्ट देती है हमेशा। लाइक एंड यूज़र को जब प्रोडक्ट मिलती है ना और वो उसके रिजल्ट्स को फील करता है कि यार ये जो मैंने चीज़ ली है ये मुझे फ़ायदा दे रही है। हमने बेचना क्या है बेसिकली? तो कस्टमर को तो हमने फ़ायदा देना है ना, चाहे वो सर्विसेज के थ्रू दे रहे हैं आप, चाहे वो प्रोडक्ट के थ्रू दे रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। कस्टमर को क्या चाहिए? उसको यूज़र एंड पे प्रोडक्ट चाहिए जो कि उसको एक अच्छा फील करवाए, चाहे वो क्लॉथिंग है, चाहे वो शूज़ हैं, कुछ भी है। अच्छा, अब कस्टमर को जब हम प्रोडक्ट अच्छी देते हैं ना, कंफर्टेबल प्रोडक्ट और ड्यूरेबिलिटी उसके अंदर होती है, तो वो ऑर्गेनिक खुद ब खुद हो जाता है। उसको पता है कि यार ये जो मैंने चीज़ इससे ली है ना, ये एक तो इसने मेरे पैसे पूरे कर दिए हैं, जो मैंने इसको पे किया है इसने मुझे गिविंग बैक दिया है। अब हमें उसके लिए क्या करना है? हमें मार्केट में बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉल्स के रेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, तो हम प्रोडक्ट के अंदर अपनी रिसर्च करते हैं कि यार फैशन कैसे दिया जाए, उसकी लो कॉस्ट कैसे की जाए ताकि कस्टमर उसको अफोर्ड कर सके। अच्छा, उसमें यह है कि ड्यूटीज़ फिनिश गुड्स के ऊपर है, तो हमने क्या किया कि हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में लगा लिया। हम प्रोडक्ट अपर और सोल की सूरत में पाकिस्तान में ले आते हैं, हम उसकी असम्बलिंग कर लेते हैं यहाँ पे, हमें ड्यूटी कॉस्ट बच जाती है उसके ऊपर, और हमारी यहाँ लेबर भी रिटेन हो जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मकसद था कि यार यहाँ की लेबर को काम मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि आप सारी एसेसरीज तो पाकिस्तान में है नहीं, तो आप चाइना से एसेसरीज मंगवा लेते हैं और जूता यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। उसमें बहुत सारी लेबर एंगेज हो जाती है जो कि आपका जूता बनाने में हेल्प करती है, तो वो कॉस्ट कंट्रोल अच्छे से आप उसमें कर सकते हैं। फिर वही कॉस्ट जब आप एक्स फैक्टर लगाते हैं, एक प्रोडक्ट आपको 5000 की पड़ रही है चाइना से इंपोर्ट करके, और अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं तो आपको 3000 की कॉस्ट कह रही है, तो वो जो 2000 का एक्स फैक्टर लगता है ना, वो बहुत आगे चला जाता है। तो फिर आप कस्टमर को जब वो प्रोडक्ट बेचते हैं 3000 के ऊपर एक्स फैक्टर लगा के, तो उसको लगता है कि यार ये रियल प्राइस है। लाइक सेल्स के बाद भी मैं दूसरे ब्रांड पे जाऊँ ना, तो इस प्राइस पे जूता मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे एक्चुअल प्राइस, मैंने आज जूता खरीदना है तो मैं सेल का वेट क्यों करूँ? मेरा इवेंट है कल, मुझे आज शूज़ चाहिए, मैं क्यों वेट करूं किसी का कि यार कोई सेल लगाएगा तो मैं जूता लूं? तो फिर ऑर्गेनिक सेल जनरेट होती है। अच्छा यार, मैं पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन को एड्रेस करूंगा कि आपके पास आपके पोर्टल की वजह से सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती होंगी। हमारे पास तो पर्सनली नहीं आती, लेकिन आपके पास सबसे ज़्यादा आती होंगी। तो शू और क्लोथिंग के लिए अगर नए लोग जब आना चाहते हैं या उनको मुश्किलात है वेंडर्स की, तो हम दो बुजुर्गान दीन आपके साथ बैठे हुए हैं, तो हम क्लोथिंग और शूज़ में आपको जो वेंडर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हैं, हम कोशिश करके शुरू करते हैं कि आपके पास उसकी लिस्टिंग शुरू करा दें कि आपके पोर्टल पे हम गारमेंट मैन्युफैक्चरर और शू मेकर, हम उस पर लिस्टिंग कराते हैं कि जहाँ पे वो जो लड़के लड़कियाँ जो करना चाहते हैं या ख़वातीन या हज़रात करना चाहते हैं स्मॉल स्केल पे, वहाँ अपने आप को रजिस्टर कराएँ और उन वेंडर के साथ शुरू हो जाएँ, क्योंकि उनके साथ उनकी कैश डीलिंग होगी तो वो वेंडर भी उनको बहुत इज्जत से स्टॉक बना के देगा और रिप्लेनिशमेंट भी देगा। जी सर, बिल्कुल। हम इसको हम बल्कि एक फ़ेज़ में है कुछ ऐसी चीज़ें, इसमें हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा भी है, ठीक है, और जो कि करना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास आइडिया नहीं है वो कहाँ से स्टार्ट करें या वो किस तरीके से लेके चलें, तो उनको गाइडलाइन भी चाहिए। फिर कुछ लोगों के पास पैसा है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और ऑब्वियसली हम आपकी खिदमत उसमें देखिए ना, मैं बता दूँ, हम 3 लोगों को आपके साथ कनेक्ट कर देंगे ना। फ्रीलांस डिज़ाइनर्स, चाहे वो शूज़ के हों, गारमेंट के हों, हम वो एक बना देंगे। दूसरा, आपके लिए हम बहुत सारे ऐसे लोग जमा कर देंगे जो मैन्युफैक्चरर हैं, क्लोथिंग के भी, ईस्टर्न के भी, वेस्टर्न के भी, और सर के पास भी इसी तरह ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों के बहुत बड़ी लिस्ट है वेंडर्स की, जो बहुत अच्छे तरीके से काम को हम लिस्ट कराते हैं। तीसरा सेगमेंट आपकी तरफ से आ जाएगा, चौथा बल्कि, कि जिन्होंने काम करना है वो उनके साथ रजिस्टर करें, उनके साथ काम करें और एसोसिएशन को किसी एक फॉर्म में वो रीपे कर दें, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की शक्ल में हो या वो कोई पीओ की सूरत, जब पीओ उनका पहला लगे तो वो कोई एक ऐसा डोनेशन दे जिसके ज़रिए ये प्लेटफॉर्म जो फर्दर खिदमत के लिए तैयार हो सके अपने आप को। सर, मेरा एक सवाल है
वो ये कि जैसे ब्रांड्स लोग काम करना शुरू करते हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने एक छोटे स्केल पे बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन एक ना प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है मार्केट में। फिर आपके नाम से आपसे मिलती जुलती जो प्रोडक्ट है, रेप्लिकाज, वो आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आपका भी एक ब्रांड है, तो आपको भी इस तरह की जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ता होगा, तो उसको कैसे डील करते हैं, उसका क्या तरीका कार होता है? यार रेप्लिका देखें, आप रोक नहीं सकते किसी को भी, और मैं ये समझता हूँ कि आपकी खुशकिस्मती है कि लोग आपको कॉपी करें। मतलब आप इस स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं कि लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, फास्ट जो फैशन चेंज हो रहा होता है ना, उसमें ये होता है कि आपकी R&D बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है उसके पीछे टूलिंग है, उसकी एक इन्वेस्टमेंट है टूलिंग की, वो हर बंदा नहीं कर सकता। कॉपी करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो हम इतनी स्पीड से फैशन चेंज कर रहे होते हैं, हमारी R&D इतनी स्ट्रांग होती है कि हम 2-2, 3-3 साल एडवांस चल रहे हैं कि हमने 2027 में हमने क्या लॉन्च करना है, उसकी हमने अभी भी प्लानिंग की हुई है। तो जब आप इतने एडवांस चल रहे होते हैं ना, फिर लोग आपको नहीं पकड़ सकते। जब तक आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और लोगों ने उसको लेना है, उसकी टूलिंग बनानी है, वो रॉ मटेरियल इकट्ठे करेगा, तब तक आपने अपना वॉल्यूम बेच के नेक्स्ट वॉल्यूम आपने लॉन्च करना है। बड़े मजेदार है, अभी बताऊंगा। अच्छा, अभी बताएं जी, अभी बताएं। अपैरल का एक ब्रांड है जो अपना कोई लॉन्च करता है और उसका जो स्टोर्स के जरिए या रेगुलर चैनल के जरिए जो MOQ है वो है 1100, और जो रिप्लिका के लिए वो बनाता है वो 5000 है, खुद बनाता है। खुद बना, वो, exactly, सही वो कह कहता है, मेरी जब बात हुई तो वो कहते हैं कि भाई हमारा रिप्लिका कोई और क्यों बना, हम खुद भी क्यों ना बना लें। रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक शूज़ ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमने ना डेवलपमेंट कर दें, हमें ये कुछ स्लीपर्स वगैरह स्लाइडर्स बनाने हमने। अच्छा, हमने बना दिए स्लाइडर्स उनको। अब उन्होंने ई-कॉमर्स की एक वेब बनाई और वो लॉन्च भी कर दिया और उसकी प्राइस बहुत हाई रखी। फिर उन्होंने क्या किया कि होलसेल मार्केट में लोगों को बताया कि यार ये जूता 4000 का सेल हो रहा है, हम आपको ये जूता 1200 रुपये में देंगे, ठीक है। अच्छा, अब उनको वहाँ पे जूते बिक रहे हैं नंबर्स ऑफ पेयर्स में, और ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं होलसेल के, गाड़ियों की सूरत में, ठीक है। गाड़ियों की सूरत में यार 2 गाड़ियाँ कराची से आ रही हैं, कोई सिंध से आ रही हैं कि जी 2-2 गाड़ियाँ भेज दें इस आर्टिकल की, कि हम मार्जिन देखिए, क्लाइंट को मार्जिन नजर आ रहा है कि यार ये 4000 का जूता बिक रहा है, मुझे तो 1200 में मिल रहा है। होलसेल की मार्केट को कैप्चर करने का भी एक स्टाइल है कि लोग उसको लॉन्च कर देते हैं और उनका फोकस वो नहीं है ऑनलाइन, उनका फोकस है कि यार वॉल्यूम बेचना है। अच्छा, और रेप्लिका में बेचेंगे वॉल्यूम। अभी जहांगीर ने बात की थी ना कि कैसे टैकल करते हैं इसको, मुझे 1 साल लगा है 3 वेबसाइट अपनी रेप्लिका की बंद कराने में, 3 साल कोर्ट, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, उसके पीछे लीगल टीम है, रिसोर्सेज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके साथ गए, सब कराया, लेकिन उसके बाद मैंने 15 सिमिलर डोमेन बुक करा के लॉक कर दिए कि लोग फिर ना करें। ये इतना बड़ा चैलेंज है। अच्छा सर, देखिए ये इस चैलेंज को ना आप, और कल एक फिर आ गया। हाँ, ये कभी भी नहीं पूरा हो सकता, बट जिस तरह डॉक्टर इरफान ने भी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उसके नाम से बना के लोगों ने बेचना शुरू किए और बड़ा उस पर लगा, तो इस पे आपका FIA और इस तरह के जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो अब वो क्रैक डाउन हो रहा है, बंदे पकड़ रहे हैं, FIR हो रही हैं इसके ऊपर। तो खैर ये चीज़ें सॉर्ट होंगी सर। आप लोगों से ना मौके का ज़रा फ़ायदा उठाएंगे, और बहुत सारे सवाल जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से हमें आते हैं, हम फील करते हैं। आपने एक बात की कि बहुत सारे स्टार्टअप खुल रहे हैं और फिर बहुत सारे स्टार्टअप बंद भी हो रहे हैं। अब उसके कुछ रीजंस हैं जो कि हमें शायद समझ में आते हैं कि ये इसके रेलिवेंट रीज़न हो सकते हैं। एक उसमें रीज़न होता है पार्टनरशिप का, कि यार 2 लोगों ने मिलके बनाया और उनकी पार्टनरशिप वो महीना भी नहीं चलती है, क्योंकि उनके वो लीगल जो सेगमेंट्स हैं या पेपर वर्क है वो वाली चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको एड्रेस आप अगर आपकी तरफ से हो जाए कि उसको हम किस तरीके से लेके चलें, रजिस्ट्रेशन और वो सारे जो पेपर वर्क वाले प्रोसेस होते हैं। उसके बाद एक चीज़ और कि मैंने देखा कि यार लेट्स सपोज अल्मास के दिन में 10 जूते बिकते हैं, मैं भी एक ब्रांड बनाऊँ और 10 जूते बेचूँ। अब 10 जूते बेचने के लिए आपके पास पीछे कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, वो उनके माइंड में नहीं है। अल्मास कब से चल रहा है और कितने जूते अभी तक बेच चुका है, कितना कस्टमर का डेटाबेस है, वो मेरे पास नहीं है। तो R&D कैलकुलेशन और वो, अब ये स्टेप बाय स्टेप अगर आपकी तरफ से थोड़ी सी रहनुमाई मिल सके कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो, सेकंड स्टेप क्या हो, एक बहुत छोटे लेवल से अगर मैं अपनी वेबसाइट को बना रहा हूँ तो। अच्छा, मैं इसमें एक सॉरी, जूते बेचने वाले ना उससे पहले बहुत जूते खा भी चुके होते हैं। सर देखें, एक कंपनीज जो पार्टनरशिप की आपने बात की, वहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ। पाकिस्तान में ना लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, वो एक बंदे के नाम पे होता है। हम दोनों पार्टनर हैं और आइडिया मेरा था, तो मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाई। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम दोनों पार्टनर होंगे। जब आप सिर्फ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाएंगे ना, नाम, ब्रांड और लोगो, ये 3 चीज़ें उसके अंदर होती हैं, इवन आपका स्लोगन भी। तो जैसे मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ लोगों को कि जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, तो मैं नाइकी की एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि नाइकी उसका नाम है और टिक उसका लोगो है
जो आप देखते हैं, और जस्ट डू इट उसका स्लोगन है। तो ये 3 चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं ट्रेडमार्क के अंदर। अब ट्रेडमार्क जो है ना वो एक बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, वो 2 बंदों के नाम पे कभी रजिस्टर्ड नहीं होता। तो जब कंपनीज चलती हैं तो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड होता है वो कहता है भाई ये तो मेरा है, ये तो मेरे नाम पे है भाई, जाओ जो करना कर लो, मेरे नाम पे है। तो ये सबसे पहले क्लैश चलता है दोनों पार्टनर्स का। अच्छा, अगर आप आते हैं ब्रांड के ऊपर, देखें ब्रांड की बैक एंड पे है सप्लाई चेन, जो कि बैकबोन होती है, जो कि मेरा एक पर्सनल सब्जेक्ट है सप्लाई चेन। मैं MBA सप्लाई चेन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो सप्लाई चेन जो है ना वो हर बिजनेस की बैकबोन है, चाहे वो सीमेंट बनाने की कंपनी है, चाहे वो अपैरल्स ब्रांड है, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सप्लाई चेन उसकी बैकबोन है। अच्छा, सप्लाई चेन में 3-4 सेक्शन है, जो कि आपकी बजट प्लानिंग है। कोई भी आप ब्रांड बनाने लगे हैं तो आपके पास बजट क्या है, फिर उसके सेक्शंस हैं, आपको फोरकास्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, हम तो कितने आपको आर्टिकल लॉन्च करने हैं, उसमें कलर्स कितने होंगे, उसके कितने SKUs होंगे, आप नंबर ऑफ़ शॉप्स कितनी बनाएंगे, A कैटेगरी कितनी होगी शॉप्स की, B कैटेगरी कितनी होगी, फिर उसके फेसेस हैं कि फर्स्ट फेज़ में हम क्या करेंगे, सेकंड फेज़ में क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट 2 स्टोर पे जाना है या हमने सिर्फ 1 स्टोर चलाना है। मैं एक पाकिस्तान का बहुत अच्छा ब्रांड है, उसका नाम लूँगा यहाँ पे, जो कि एक अपैरल्स और एसेसरीज़ के अंदर आया और शूज़ में आया, झुलके के नाम से। उन्होंने 3 साल उसको सिर्फ ऑनलाइन बेचा, कोई शॉप नहीं थी उनकी। 3 साल ऑनलाइन बेचा। जब कस्टमर्स ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें साइज़ की प्रॉब्लम आ रही है, हमें रिटर्न करना पड़ रहा है, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, कोई तो स्टोर बनाए जहाँ पे जाके हम प्रोडक्ट चेंज कर लें। फिर उन्होंने MM आलम पे पहला स्टोर बनाया। तो ऐसे भी लोग काम करते हैं कि 3 साल रिटेल में रहे, लेकिन वो खुद मैन्युफैक्चरर भी थे, बैक एंड पे उनकी अपनी प्रोडक्शन थी, इंपोर्ट थी। तो उस तरह मैनेज आप कर सकते हैं। लेकिन जिस बंदे के पास बैक एंड पे वेंडर्स नहीं है प्रॉपर, देखिए सीजनल प्रोडक्ट है, आप एक्सपर्ट हैं ई-कॉमर्स के, आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगाई, अब वो बिक रही है, मेरे पास उसके सिर्फ 16 पेयर थे, अब वो ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। अच्छा, मैं प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका जो लीड टाइम है वो 45 डेज़ है। अगर मैं किसी से बनवा रहा हूँ तो मैं कैसे उसको बेच लूँगा? 45 डेज़ तक तो कहानी कहाँ की कहाँ चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। लोग ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट डालते हैं, उस ऑर्डर्स भी आते हैं, मार्केटिंग भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम क्या होती है कि जी वो पीछे प्रोडक्ट नहीं है। सर यही तो बात है, वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। जी, वो जी, जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में 10 बंदे बेच रहे हो, कहते हैं यार 11 मैं भी बेच मैं लूंगा, भी तो बेच क्या लूंगा। फर्क पड़ हाँ, जाएगा। exactly। तो वो 6 महीने चलता है। 6 महीने अभी चलता जिस तरह से, अच्छा हैदर भाई ने जिस तरह से आपसे बात की कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ब्रांड्स के लिए चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, तो एक क्वेश्चन है कि अब बाकी में मेरे जैसे भी एक बंदे की सोच है कि यार ब्रांड के पास तो खुला पैसा है, वो मार्केटिंग पे पैसा जितना चाहे लगा देंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि जब वो एक मार्केटिंग बजट इंक्रीज करते हैं तो उनके लिए चीज़ें वाकई में आसान हो जाती हैं या कि टफ हो जाती हैं? क्या चैलेंजेस उसमें आते हैं मार्केटिंग बजट इंक्रीज करने से? क्योंकि ये आम करते नहीं है मैंने। ये तो गलत सही बंदे से गलत सवाल कर लिया आपने। हाँ, हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई रिवाज नहीं है ना। अच्छा देखो, मैं बताऊं, जब आप बजट इंक्रीज करते हैं तो ब्रांड वाकई फंस जाता है, बर्डन हो जाता है ना, वो नहीं करता, वो अपनी स्पेस से ही काम करता रहता है, उससे ही चलता रहता है। बजट बढ़ाना मकसद नहीं होता, असल मकसद होता है कि आपका अवेयरनेस और प्रोडक्ट की, जैसे मैंने बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ कि लोकल में अगर जो इंडिजिनस फुटवेयर है, जो हमारा खुस्सा है, खुस्से को जो इज्जत दी डेजल बाय सारा ने, वो पाकिस्तान में कोई और नहीं दे सका। ठीक है। पाकिस्तान से बाहर खुस्से को बैलरीना करके बेचा फूशिया ने, $100 का आराम से बेच लेते हैं वो लोग वहाँ पे। तो अब क्या किया कि उन्होंने इंडिजिनस प्रोडक्ट था, उसका कंफर्ट लेवल बढ़ाया, उसकी एस्थेटिक बढ़ाई, आज वो दोनों अपनी अपनी रीजन में लीडिंग है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हम प्रोडक्ट, जैसे सर कहते हैं कि प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, हम सारा मार्केटिंग में लगाते हैं। फिर मेरी और हैदर की जो बात हुई थी, मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि सिंगल कैटेगरी ब्रांड डेवलप करें, मल्टी कैटेगरी ब्रांड डेवलप ना करें, क्योंकि उसी से आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो बनेगी, आपका नाम बनेगा, आपको लोग जानने लग जाएंगे, फिर उसके अंडर अम्ब्रेला आप जो मर्जी करते रहें। फिर ब्रांड के लिए जो है, एक ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल्स ज़्यादा जनरेट करना या कि कस्टमर को रिटेन करना दोबारा से, या दोनों को आप पैरेलल लेके चलते हैं? नहीं, ये बिल्कुल पहली वाली बात आपकी ज़्यादा अहम है कि उसको कस्टमर को रिटेन करना है मतलब सेल का आप लोग थ्रू इनोवेशन। देखिए, जो वर्ड ऑफ माउथ से जो कस्टमर बनता है, पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान में डॉक्टर और वकील, हम में से जब भी किसी को वास्ता पड़ा है तो हमने अपने दोस्त को पूछा है, चंगा डॉक्टर दसी यार, उसके क्रेडेंशियल नहीं देखते कि वो किंग एडवर्ड से पढ़ा हुआ है, वो आयरलैंड से पढ़ा है, वो अमेरिकन फेलोशिप लिए, कभी नहीं पूछते हम कहते हैं यार तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, कहते हैं बहुत अच्छा, एनु दिखा। वकील
वकील आपका केस अगर उसने लड़के सही कर दिया, आपने कहा बस इससे अच्छा वकील नहीं है। तो यही दुनिया का असूल है कि वर्ड ऑफ माउथ ही आपको स्टैब्लिश करता है, लेकिन पहले प्रोडक्ट ठीक होगा। तो कैटेगरी प्रोडक्ट, जहांगीर, अगर कैटेगरी प्रोडक्ट अगर लोग अवेल करें तो उससे उनकी ना एक्सपर्टी बढ़ जाती है। पाकिस्तान से बाहर जो कंस्ट्रक्शन का बूम आया था, क्यों आया था? कि वो अर्बन हाउसिंग बनाते थे, एक जैसे घर 5 लाख बना दिए, अब वो साला सोते में भी बना देगा। सर अच्छा, एक और जो ब्रांड ओनर्स का या जो बिजनेस चला रहे हैं उनका जो एक सवाल होता है वो ये होता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन उसको स्केल करने में ना प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो एक छोटे बिजनेस को जब स्केल करने जा रहे होते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक ब्रांड को उस वक्त फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, ब्रांड को सबसे पहले तो जो उसकी प्रोडक्ट है, जैसे अभी बात हो रही थी कि प्रोडक्ट को कैसे लॉक करना है। लाइक सीज़न है समर का, 2 बड़े इवेंट हैं हमारे उसके अंदर। आप डिसाइड कैसे करते हैं हाँ, कि यार ये डिज़ाइन है? आप डिसाइड करना है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप एक 50 डिज़ाइन की विजुअल, सबसे पहले विजुअल एक डिज़ाइनिंग आप लेते हैं। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी ब्रांड से इंस्पायर होते हैं, तब प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि अपनी इनोवेशन कर रहा है। मैं ये खुलेआम बात करता हूँ। और ये देखना इनके लिए भी कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई फिर से सर रिपीट करें, पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो खुद अपनी इनोवेशन कर जो रहा है। खुद अपनी इनोवेशन करे। सर मेरा ख्याल है कल हमने बल्कि जब रिसेंटली पॉडकास्ट किया तो उसमें दाढ़ी मूछ एक ब्रांड ऐसा निकला कि शायद अब हम कह सकते हैं कि शायद एक ब्रांड ऐसा है, लेकिन करोड़ों में एक आधा, ठीक है। अच्छा, होता क्या है मैं आपको बताऊँ, इंस्पायर ज़रूर होते हैं, फिर भी कोई ना कोई आइडियाज़, उसकी रीज़न भी है सर। देखिए, मैं शूज़ मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं अपने एक उसमें बताऊंगा लोगों को ताकि इजीली समझ आ जाए कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। शूज़ मैन्युफैक्चरर हूँ। अच्छा, नाइकी शूज़ में बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी रिसर्च हमसे बहुत आगे है भाई, हम नहीं पहुँच सकते वहाँ तक। हमारे पास ना तो वो मशीनरी है, ना ही वो रिसोर्स है कि हम नाइकी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक जा सकें। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि यार जो उसने बनाया है ना, उस टाइप की प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे दें। अगर आपको नाइकी का जूता पसंद है लेकिन वो $400 का है, मैं कहता हूँ यार मैं आपको नाइकी जैसी प्रोडक्ट बना दूंगा लेकिन वो आपको पाकिस्तानी 6000 में मिल जाएगी। तो आपके लिए भी फिजिबल है कि यार नाइकी जैसी फील तो मुझे आ रही है, डिज़ाइन भी सिमिलर लग रहा है, सोल की प्रोफाइल भी वैसी है, तो जूता मुझे मिल गया। जैसे स्केचर आप देख लें कि स्केचर का जॉगर जो है वो 40,000 50,000 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब लोगों ने जॉगर तो पहनना है वैसा, लेकिन वो कॉपी पहन लेंगे उसकी। तो पाकिस्तान में ये चीज़ है कि अच्छा, उनकी जो रिसर्च है, एटलीस्ट जब आप वो कॉपी करते हैं ना तो बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट सामने आ जाती है, क्योंकि रिसर्च अच्छी है उनकी। पाकिस्तान में लोग खुद से डिज़ाइनर भी हैं, डिज़ाइनर कम्युनिटी भी सुन रही होगी, तो डिज़ाइनर्स भी हैं, वो भी किसी ना किसी ब्रांड को फॉलो ज़रूर कर रहे हैं, इंस्पायर होते हैं, अपनी इनोवेशन लेके आते हैं प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन भाई क्या करता है? जी, तो वो इंस्पायर तो ज़रूर होते हैं किसी ना किसी से, उसकी स्किन टून, कलर टून पकड़ते हैं कि यार ये इसने लॉन्च किया है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या क्या कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी टून्स क्या चल रही हैं। हमारे फैशन तो कहीं ना कहीं से आता ही है, जैसे इटली से फैशन चलता है, सब कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि वहाँ से जनरेट होता है। अच्छा, मैं एक लेदर कंपनी में था, तो ये बात हमने ऐसे ही डिस्कशन में कर दी कि इटली से फैशन चलता है। तो उसके ओनर ने कहा फिर हम डिज़ाइनर वहाँ से क्यों ना हायर करें भाई, हम यहाँ से डिज़ाइनर क्यों हायर कर रहे हैं, उसको इतना क्यों पे कर रहे हैं। तो हमने इटली से डिज़ाइनर हायर किया। अच्छा, जब डिज़ाइनर हायर किया तो उसने कहा भाई ये जो आप जिन कलर्स पे काम कर रहे हैं ये तो 50 साल पुराने कलर हैं, हम तो भाई इन कलर्स पे आ गए हैं। अच्छा, वो लेदर एक्सपोर्ट कंपनी थी, तो जब उस डिज़ाइनर ने आके वो प्रोडक्ट डेवलप की और वो प्रोडक्ट हम यूरोप में लेके गए कि भाई हमने लेदर के अंदर ये स्किन्स बनाई हैं, तो वो लोग परेशान थे कि यार ये तो हम ढूंढ रहे थे, ये कलर्स तो हमें मिल ही नहीं रहे थे कहीं से। हमारे यहाँ पे फैशन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जैसे आप पाकिस्तान में ब्लू जीन्स लोग ज़्यादा पहनते हैं, अभी भी यहाँ पे तादाद देख लें आप, ब्लू कलर की जीन्स ज़्यादा है। तो अगर ब्लू कपड़ा जीन्स का मिलेगा ही नहीं आपको डाई होके, तो आप कैसे पहनेंगे, ये मैन्युफैक्चरर उसको बनाएगा कैसे। तो ये चीज़ है कि डिज़ाइनर की थॉट्स होती हैं, अगर वो आ जाएं आपके हाथ में और अगर आप उसको कॉपी भी कर लें, एटलीस्ट कॉपी सही तरह से करें ताकि जो आपकी कस्टमर है रियल एंड पे, उसको वो प्रोडक्ट मिल जाए जो वो नेट पे देख रहा है या दूसरे ब्रांड से इंस्पायर होके चाह रहा है कि यार मैं भी ऐसी चीज़ पहनूं। तो वो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये आपको करना पड़ता है। सर मैं ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए तो ये पॉडकास्ट इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और मेरे ख्याल है हर सुनने वाले के लिए जो आज ये सोच के बैठा है ना कि यार मुझे प्राइवेट लेवल पे जाना है या मुझे वाइट लेवल पे जाना है। अच्छा, लेट सपोज उसमें से 20 समझदार आदमी हमेशा वो प्राइवेट लेवल की तरफ जाते हैं, लेकिन वो फंस जाते हैं। वो कहाँ फंस जाते हैं? अच्छा, अब मैं ब्रांड को एक्सपेंड कैसे करूँ? अच्छा, मुझे चाइना से सोर्सिंग करनी चाहिए या मुझे
पाकिस्तान से करनी चाहिए? अगर मैं चाइना में जाता हूँ तो जिस तरह आप लोगों की बातों से पता चला है भाई आना हमें पाकिस्तान है, तो बेहतर है पहले पाकिस्तान से ही स्टार्ट कर लो, यहीं से ही वो चीज़ तुम कर लो कि तुमने पहले चाइना जाना है, वहाँ से फेल होना है। तो हमारा जो मकसद है ना आज वो यही है कि आप लोगों को भी वो गलती नहीं करनी जिस गलतियां हम लोग करके एक स्टेज पे आए हैं। ये आज जो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस स्केल करके बैठे हुए हैं ना, तो ये आज आपसे अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें कि जिससे कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। और मजीद हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से सवाल निकालें, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इनको दोबारा भी बुला के इनसे सवालात कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है यार आज की पॉडकास्ट में, बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल है कि हम भी यही सोचते थे, और जब एक्सपर्ट से भी वही चीज आ रही है ना तो वो वैलिडेट हो रही है, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी वैलिडेट हो रही होगी। क्वेश्चन इतने सारों के पास, वो सबके माइंड में कि बाइक ही नहीं आ रहा। मैं खुद इंतजार करता हूँ बाइक कब मेरे हाथ में आएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करूं, कल प्रोफेसर फ़खर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो इनोवेशन सेंटर के करता धरता हैं, कल उनके साथ हमारा एक सेशन है रिफा यूनिवर्सिटी में, वही इंक्यूबेशन का ही है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पूरे 70 का जो बैच है आप उसके साथ इंटरेक्ट ना करें, हम लो हैंगिंग फ्रूट्स में उन बच्चों से पहले मिलते हैं जिनके ख़ानदान कारोबार में मौजूद हैं, वो उनकी और हमारी जारगन सेम होगी, और ये वो लड़के या लड़कियां होंगी जो उस पूरे बैच में इन्फ्लुएंसर खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे। हम उन्हें एतमाद देंगे और वो मल्टीप्लाई खुद करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो तुम बात कर रहे हो कि किस तरह आगे लाएं, हम भी उसी कोशिश में हैं कि यार मल्टीप्लायर कैसे करें। अच्छा, अब ये बात हो रही थी कि जैसे मैंने कहा कि इस वक्त 450 के करीब डिजिटल ब्रांड हैं, उन्होंने कहा 200 डेली रजिस्टर हो रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात की कि बंद कितने हो रहे हैं। बंद ही इसलिए होते हैं कि उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती हैं। अब मैंने और प्रोफेसर फ़खर ने जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैंने उनसे कहा है कि आप बिजनेस फैमिलीज़ के बच्चों को साथ बैठें जिन्हें सप्लाई चेन इन चीज़ों के उनके इन द एयर है उनके पास, हम वहाँ से करते हैं शुरू, और उन्हीं के जो बैच मेट हैं वो इन्हीं से इंस्पायर हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो नाइकी से, केसरिया से या अलमास से इंस्पायर हों, वो आपस में भी इंस्पायर हो सकते हैं, और वहीं से उनके लिए सप्लाई चेन ऐड, मार्केटिंग ऐड वहीं से निकल आएगा। आपने बहुत सारी कामयाब कंपनियों के पीछे अगर देखेंगे तो पता ही चलेगा कि क्लासमेट ही जो थे वो फाउंडर बन गए, एक ऑपरेशंस, एक मार्केटिंग, एक टेक में चला गया। तो ये हम उस तरह करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें ना एक और भी बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट वो चैलेंज है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि बहुत सारे ब्रांड्स बंद भी होते हैं, उनकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती। फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रांड स्टार्ट किया जी, गारमेंट्स के, मैं लेट्स सी कहता हूँ, तो मुझे पता लगा जी जमील साहब से कि जूते बड़े अच्छे बिक रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि यार बीच में भी जूतों वाली साइड पे चला जाता हूँ। मुझे पता लगेगा उमर मुबीन ऑर्गेनिक तेल बड़ा अच्छा बेच रहा है, तो मैं ऑर्गेनिक तेल की तरफ निकल लूँगा। तो ये कंसिस्टेंसी किस तरीके से जो है ना वो हम लोग कायम रख सकते हैं कि मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो अपनी लाइन से, और उसी लाइन को हमें पता है कि हमने इसको फोकस करना है। और क्या एक टाइम, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, कितना टाइम देना चाहिए एक ब्रांड को जज करने के लिए कि यार हाँ ये स्केल अप हो सकता है, नहीं हो सकता, या मुझे किस लेवल पे जाके इसको जो है वो लीव करना है अगर इन केस नहीं चलता? देखिए, जो बिजनेस प्लानिंग है ना, उसकी एक बड़ी मशहूर एक रिवायत है उसकी कि आपका जो भी प्लान हो वो 18 माह पर हो। इससे कम में आप कभी भी कोई चीज़ की कंसिस्टेंसी, कोई चीज़ नहीं प्लान कर सकते, ना वो कामयाब हो सकती है। 18 महीने के बाद अगर आपने कोई चेंज लाना है तो फिर 18 महीने के बाद R&D, सैम्पलिंग और टेस्टिंग के प्रोसेस के बाद ऐड करें, उससे पहले ना करें। यही वजह है कि मैं नौजवानों से कहता हूँ कि यार सिंगल कैटेगरी पे काम करो, उसी में आप बिल्कुल महराज देख लें कि भाई ये इसकी हाइट है। अच्छा, एक बात ज़िमनी आ गई मेरे ज़हन में, वो कर दूँ कि भूल ना जाऊँ मैं, क्योंकि अब उम्र की वजह से ना कभी कभी भूल भी जाता हूँ। नॉट उमर मुबीन, मैं एज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कॉलर टाइप बच्चे या बच्चियां हैं उनको 3 हफ्ते या 6 हफ्ते की इंटर्नशिप करा रहे हैं ई कॉमर्स की कई मॉड्यूल्स में, लाइक PM में, सपोर्ट में, UX UI में। तो हम करा रहे हैं जिनमें से बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत शानदार तरीके से बाहर आए। आपके पाकिस्तानी कॉमर्स के चैनल पे अगर इस तरह का कोई हो लाहौर बेस्ड बच्चा या बच्ची, आप उसका प्रोफाइल हमसे शेयर करें, हम उसे करवा देंगे। ये एक नया आप खुद भी, मतलब एक बात है, किसी की अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ से नहीं है, वो आज हम उसको प्रैक्टिकल कराते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जो अभी आपने क्वेश्चन किया था कि फ्लॉप क्यों होते हैं, सप्लाई चेन में क्या प्रॉब्लम आती, आपने भी पहले पूछा था इसके बारे में, वो स्किप हो गया मेरे माइंड से। जब तक आप ब्रांड के अंदर लाइक आप सीजनल प्लानिंग कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज उसकी कैपेसिटी लॉग नहीं करेंगे ना,
आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, रिटेल के अंदर स्पेशली। अगर आपको पता है, और दूसरा सेकंड चीज़, आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद जब छोड़ देते हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। ये जितने भी सप्लाई चेन के लड़के बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं ना, वो सेल्स वही देख रहे होते हैं बेसिकली। एक तो सेल्समैन फ्रंट एंड पे लड़ रहा है ना, लेकिन उसको इन्वेंट्री प्रोवाइड करना वो सप्लाई चेन का काम होता है, जो कि बैक एंड पे एनालिसिस कर रहा है कि प्रोडक्ट किसके पास बिक रही है और किसके पास नहीं बिक रही, किसके पास साइज शॉर्ट हो रहा है, मैंने इसको फौरी फुलफिल करना है। और अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है एक प्रोडक्ट का और आपके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप कैसे सेल्स करेंगे? तो ये बैक एंड पे सप्लाई चेन का हेड देख रहा होता है कि यार मैंने इसको कैसे प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड करनी है। ये जहांगीर, ये मैं बताऊं, जैसे मैं गुजरांवाला में डबल एक्सेस का साइज भेजता ही नहीं हूँ। हाँ, मतलब आपने प्रोडक्ट को एनालिसिस नहीं किया, उसकी शेल्फ लाइफ को चेक नहीं किया कि यार ये कितने डेज में इसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। लाइक मैं एक ब्रांड में था, उनके कोई 5000 यूनिट थे एक शॉप के अंदर, बहुत बड़ा ब्रांड था वो। तो मेरे पास 52 पीपल थी जो कि सप्लाई चेन को डील कर रही थी, और सारे MBA सप्लाई चेन थे। एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 5-5 लोग थे, जो जिनका सारा दिन यही काम होता था कि यार प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, आज ये जो प्रोडक्ट है ये बिक कहाँ पे रही है, कौन सा साइज़ इसका बिक रहा है, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चर था। सपोज अगर उसका लार्ज साइज़ ज़्यादा सेल हो रहा है और वो बहुत स्पीड से सेल हो रहा है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो बैक एंड पे लार्ज साइज़ की प्रोडक्शन लगवा देते थे कि भाई 500 शर्ट सिर्फ लार्ज की कटिंग होगी, हमारे पास फैब्रिक है। तो वो जो रीफिलिंग है ना सर, वो आपकी सेल्स को बूस्ट करती है। ये नहीं होता कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी और आप अब बैठ गए कि ये बिकना शुरू हो जाएगी। जो बिक रहा है उसको रीफिल करना है, ये सप्लाई चेन का काम है। सप्लाई चेन बेसिकली है ये कि रॉ मटेरियल टू कंज्यूमर एंड, ठीक है। ये आपने सारे ऑपरेशंस देखने हैं, ये इसीलिए इसको बैकबोन कहा जाता है कि ये सारे ऑपरेशंस देखती है कि अभी इस वक्त प्रोडक्ट, सपोज टी शर्ट यहाँ पे बिकनी बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ का साउथ अभी कराची में बिक रही है, और अगर आपके पास आर्टिकल है और सप्लाई चेन, कराची के तो 2 वेदर है भाईजान, जी जी जी, एक गर्मी और एक ज्यादा गर्मी। एक ज़्यादा करना, बिल्कुल। तो रोटेट करना स्टॉक को, ये भी बड़ा होता है। मर्जिंग करना, उसकी मूवमेंट को घुमाना, प्रोडक्ट को परफॉर्म करवाना, ठीक है। प्रोडक्ट सिर्फ लॉन्च करने से परफॉर्म नहीं होती, उसको परफॉर्म करवाना पड़ता है, बिल्कुल। फिर जाके आपकी सक्सेस रेशो जो है वो बढ़ती है, मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। जी सर। अच्छा सर, आई थिंक जिस लेवल की बातें हो रही है ना, तो वो सवाल दिमाग में आते जा रहे हैं, Sure, और sure. आई थिंक हम सुबह तक इधर ही बैठे रहेंगे। मेरी तरफ से सर लास्ट क्वेश्चन है, बाकी फिर बाकी दो। ये जो पूरा बिजनेस मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, आई थिंक इसका एक बहुत मेजर फैक्टर है मनी मैनेजमेंट। Exactly. उसके ऊपर फ्रॉम बिगनिंग लेवल या एक मिड लेवल को ये मनी मैनेजमेंट को कितना इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, और इसको मैनेज कैसे करना पड़ेगा? सर मैं एक इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 10 लाख रुपए है और आप अब एक ऑनलाइन रिटेल में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 10 लाख में से आपको पोर्शंस डिवाइड करने पड़ेंगे कि यार मैंने प्रोडक्ट कितने की डालनी है, मैंने इसकी मार्केटिंग क्या करनी है, मैंने इसकी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर क्या एक्सपेंस करने हैं। तो आपको एटलीस्ट उसके 4 पोर्शन ऐड करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे कम पोर्शन पता किस चीज़ का होगा? आपकी प्रोडक्ट का। आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि आप लॉन्च करने जा रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। अगर आपने अपने टोटल बजट का 50% प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया और बाकी 50 से आप ऑनलाइन सेल्स के ऊपर खेल रहे हैं, तो भाई बैकएंड पे आपके पास क्या है? अच्छा, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, उसके रिजल्ट्स देखे नहीं आए, तो हमने तो सिर्फ 10% लगाया था उसके ऊपर, हम 10% और ऐड करेंगे, नई प्रोडक्ट डालेंगे, उससे बेहतर जाएंगे, वो भी रिजल्ट नहीं दे रही, कोई उसने 10-20% रिटर्न किया, लेकिन उस लेवल पे 100% पे वो नहीं जा सकी, फिर हम तीसरी प्रोडक्ट ऐड करेंगे। जब आप ऐसे करते हैं कि आप 10 लाख में से 5 लाख की इन्वेंट्री बाय कर लेते हैं, और उसके बाद आप 2 लाख की वेबसाइट और 2-2.5 लाख आपने मार्केटिंग के लिए रख लिया, तो आपने तो 10 लाख का बजट अपना सेट किया हुआ है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रही, तो भाई उसके बाद आप फ्लॉप है। फिर वो आप क्या करते हैं कि उसको आप लपेट के कहते हैं कि जी हमें तो लोगों ने धोखा दिया, ये जो लोग ऑनलाइन सेल्स के बारे में बता रहे थे ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता, ये तो कम से कम 50 लाख चाहिए था, कम से कम 1 करोड़ चाहिए था ऑनलाइन के लिए। मैंने अपने हाथ से कुछ ब्रांड्स अपने दोस्तों को, उनके भाइयों को शुरू करवा के दिए, 10-10 लाख से शुरू करवा के दिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट डाली, 2 महीने उन्होंने कहा भाई यही प्रोडक्ट बेचनी है, और प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास, इसको बेचो, इसकी मार्केटिंग करो, इसके तुम्हें 200 पीस दिए हैं, इसको बेचना है तुमने पहले, उसके बाद बात करेंगे। तुम्हें कोई रेंटल तो नहीं पड़ रहा, ठीक है, ऐड लगानी है ना, प्रोडक्ट आज बिक रही है, ऐड और तेज कर दो। अगर इन्वेंट्री है, लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बिकनी शुरू होगी, ऐड बंद कर दी। अच्छा, प्रोडक्ट बिक रही है भाई, प्रोडक्ट के ऊपर आपने एक ऐड का एक रेशो सेट किया हुआ है कि मैं इस पर 300 की ऐड लगाऊंगा, मेरा इसके अंदर मार्जिन है। अच्छा, वो आज मेरे 10 पीस बिक गए हैं, तो मैंने 2000 की ऐड लगाई थी, मुझे 3000 की ऐड लगानी चाहिए थी, मेरे तो 10 पीस बिके हैं, प्रोडक्ट ने तो मुझे रिटर्न दिया है ना। तो
तो लोग क्या करते हैं, ऐड लगाने बंद कर देते हैं। भाई पूरे पाकिस्तान ने तो नहीं खरीद लिया आपकी प्रोडक्ट, लाहौर से आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं। अच्छा फिर टारगेट मार्केट आपकी क्या है? आपने ऐड का भी फोकस है, आप एक्सपर्ट है ई कॉमर्स के, जो एजेंसीज देख रही होती हैं कि यार कहाँ पे हमने इसको बेचना है, इस प्रोडक्ट को ऐड कहाँ पे शो होनी चाहिए। तो ये आप लोग बेहतर समझते होते हैं कि यार प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, इसके बायर कहाँ से हैं। मतलब पाकिस्तान में अगर लाहौर में ये प्रोडक्ट एक मैं ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, तो लाहौर के क्राइटेरिया में इस प्रोडक्ट का बायर किधर है, मुझे वहाँ पे इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट पे रिजल्ट्स उसके फिर आते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 10% से ज़्यादा इन्वेंट्री जो बंदा बाय करेगा वो लॉस में चला जाएगा ई कॉमर्स के लिए। अच्छा सर, इसमें ना एक और भी क्वेश्चन रेज होता है जो कि आम लोगों के माइंड में भी है कि अगर आपने ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको एक सर्टेन लेवल पे जाके फंड रेज करना पड़ता है। जी। अब वो जो फंड रेजिंग है पाकिस्तान में, वो एक बड़ा जो है ना मसला है। मतलब कौन से इंस्टीट्यूट या कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और क्या उसके लिए शराइत या क्या चीज़ें हो सकती है फंड रेजिंग के लिए? क्या ऐसा तरीकाकार होता है कि जिससे आप फंड रेजिंग इजीली कर सकते हैं? मेरे जैसे ही बंदा, फॉर एग्जांपल, उससे गलती होगी, उसने 30% बजट लगा दिया जी उस पर अपनी इन्वेंट्री पे, बाकी उसने मार्केटिंग में लगा दिया, नहीं बिकी जी, अब मुझे एक सर्टेन लेवल पे जाके मुझे फंड चाहिए ही चाहिए, अब मैं उसके लिए क्या करूँगा? अच्छा, पहले तो उसको यकीनी तौर पे बूट स्ट्रैपिंग करनी चाहिए ना, अपने मामू, चाचा, ताया, पुप्पा से तो नहीं ले सकता हूँ। सर वो तो मसला ही है ना, कहते हैं तेरे क्या चाहिए, तेरे पहले ही क्या चाहिए, अच्छा। नहीं चल रहा। इसके बाद एक और भी मीडियम है जिसको लोग शायद अंडरमाइन करते हैं, उसको उत्तर बात नहीं। पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंसिंग बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आपके घर में 5 CNIC मौजूद हैं, यानी 5 लोग हैं, तो आपके 5 के हिसाब से वो आपकी जो गलती से 2.5-3 लाख ज़ाया हो गए थे ना, वो उसको रीफाइनेंस कर देती है। और आपके पास क्योंकि डेली कैश आ रहा है, तो आप उसको रनिंग फाइनेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप जितना यूज़ किया उतने पे आप मार्कअप देंगे और उतने वापस कर देंगे, तो आप बहुत जल्द इस डेट के साइकिल से भी निकल सकते हैं। तो माइक्रो फाइनेंसिंग मौजूद है, लेकिन लोग करते क्या हैं कि जो गैर कारोबारी सोच के लोग होते हैं वो उसको ज़ाया कर देते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। ये बैकअप है। आपको 3 लाख की ज़रूरत है, आप किसी से ना मांगे, आप माइक्रो फाइनेंसिंग करा लें और उसको टर्म में 6 महीने में 3 महीने वापस कर दें, दोबारा ले लें। आपका थोड़ा सा और अच्छा कारोबार हो जाए, ज़रा सा अच्छा हो जाए, तो विदाउट एनी कोलैटरल मीज़ान बैंक आपको सप्लाई चेन लोन देता है, क्योंकि वो आपको नहीं देता, वो उस वेंडर को देता है जो आपके लिए वो प्रोडक्ट बना रहा होता है। सर ये वाली चीज़ें आई थिंक एक लेवल पे जाके अप्लाई होती हैं, और उस लेवल से नीचे लोग तो अपनी जाके डूबने, जिस तरह आपका ट्रेडमार्क या कंपनी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों से निकल जाते हैं। बट एक सिंपल सी और चीज़ है कि जैसे हम मार्केटिंग स्पेंड फेसबुक या शॉपिफाई का बिल यूज़ करते हैं, तो हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, बैंक को हमने 40-45 दिन बाद पैसे देने हैं, ठीक है। तो जो आप बात कर रहे हो वो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास लाख रुपए तक का कार्ड की लिमिट है, तो वो लाख रुपए आपको बैंक ने दे दिए फेसबुक पे लगाने के लिए। अब आप 40 दिन में लाख रुपए लगाओ फेसबुक के ऊपर, उससे पैसे कमाओ और वो बैंक को पैसा वो वापस कर दो। देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, ये मैं बड़े दुख से बात कभी कभी करता हूँ कि ये जितने भी शानदार जहन है ना, इनकी सर्च हिस्ट्री निकाल लें आप, एक चीज़ नहीं निकलेगी कारोबार से मुतालिक। और कहेंगे, बताएंगे जेफ बेजोस बनना है, जैक मा बनना है। और जैक मा को देखो तो सही, KFC ने 11 दफ़ा रिजेक्ट कर दिया उसको। यार KFC जैसा ब्रांड भी रिजेक्ट कर सकता है किसी को, जो खुद इतनी, लेकिन वो जैक मा साला वहां भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आप खुद सोचें कि इसमें एक बात करना चाहूँगा। देखें, आप कोई भी ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं ना, एटलीस्ट उसका एक DNA डिफाइन कर लें कि यार मुझे करना क्या है। मैंने जूता बेचना है, हाँ, मैंने फैंसी में जाना है, मैंने फॉर्मल शूज़ में जाना है, मुझे कैजुअल शूज़ में रहना है। सबसे पहले एक कैटेगरी डिफाइन कर लेंगे, यार इस पे मैंने काम करना है। फिर उस पर रिसर्च करें कि इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं और उनकी हाई एंड प्रोडक्ट कौन सी है। जो जैसे मैंने स्टार्ट की थी कॉन्वर्सेशन कि यार अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है ना, तो ऐसी चीज़ ना बनाएं जो कि ऑलरेडी नहीं बिक रही, और लोगों को देख के आपने वो बना तो ली लेकिन वो बिक पहले ही नहीं रही थी, उनकी भी नहीं बिक रही थी, आपने भी उसी पे वर्किंग कर ली, इन्वेस्टमेंट कर दी। तो भाई रिसर्च बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर कॉपी भी करना है ना, तो भाई उस चीज़ को कॉपी करें जो कि बिक रहा है, ठीक है, जो ट्रेंडी है। ट्रेंडी चीज़ को कॉपी करेंगे तो ज़रूर बिकेगी वो, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, एथलियर में है, शूज़ में है। आपकी पिछली पॉडकास्ट में एक उस्ताद आए थे, मैं उनका नाम भूल गया, जो एफिलिएट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। ऐसे सेशन रखें जिसमें इंटरेक्टिव हो जाए, हम बात करें लोगों से, यार असल मसाइल क्या है लोगों के, उस पर तो बात कराएंगे किसी दिन। सर एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, उन्होंने मुझे बुलाया फाइनल थीसिस के ऊपर कि जमील साहब ये हमारे स्टूडेंट हैं, इनके फाइनल थीसिस हैं, आपने इनको मार्क्स देने और इस पे इनके रिजल्ट्स आएंगे।
तो जब मैंने उनके प्रोजेक्ट देखे तो मैंने कहा ये तो फिजिबल ही नहीं है प्रोजेक्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मार्केट में जब जाएंगे तो इसकी कॉस्ट, जब उनसे स्टूडेंट से क्वेश्चन किया गया कि यार आपने इसकी कॉस्ट निकाली है, उसने कहा जी 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 मैंने इसकी कॉस्ट निकाली है। अच्छा ओके, क्या कॉस्ट है? ये 6 लाख रुपए में बाईसाइकिल बनाई मैंने कहा भाई आपको पता है मार्केट में चाइना ने 12,000 रुपये में ये साइकिल दी हुई है, किसको बेचनी है आपने? सर ये मैं बेचूंगा माउंटेन बाइक, ये मैं पिंडी इस्लामाबाद में बेचूंगा। अच्छा टारगेट मार्केट वो है, तो तुम तो भाई लाहौर के हो, कैसे बेचोगे वहाँ जाके? कुछ सेटअप लगाओगे, क्या करोगे? इसकी कॉस्ट निकाली है? नहीं सर। मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अच्छा फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये तो फाइनल ईयर में आ गए, अब इनका तो कुछ करें ना आप, आगे हम देखते हैं आगे का हमें बताएं कि स्टूडेंट को बताना क्या है। तो मैंने कहा फर्स्ट ईयर में इनको बताएं भाई कि भाई आप जो 3 साल जिस पे पैसा लगा रहे हो ना जिस प्रोजेक्ट पे, वो फर्स्ट ईयर में आप सीनियर्स को बिठाएं और उनको बताएं कि भाई ये मार्केट में ये डिमांड है, इसके ऊपर काम करो। ठीक है, कुछ लोगों ने अच्छा काम भी किया हुआ था, लेकिन मोस्टली लोगों ने 3 साल ज़ाया किए उसके ऊपर। फर्स्ट ईयर में तो उनकी एक्साइटमेंट ही नहीं खत्म होती यूनिवर्सिटी की। नहीं उसमें सर देखें, स्टूडेंट जो है ना, हमारी आने वाली जो स्टूडेंट है, जैसे जेनिजन हमारी जो है जनरेशन 60% 40% लोग बता रहे हैं कि है ये बड़ी जल्दी मूड स्विंग जनरेशन है। ठीक है, टेम्परामेंट नहीं है इनके अंदर। सबसे पहली बात जो है कि यार अब अभी आप देखें, आप हम जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं, हम इंटरव्यूज भी करते हैं, तो इनका जो शॉर्ट टाइम है ना जॉब का, वो 6 मंथ है, 8 मंथ है, 1 ईयर है। मतलब आने वाले जो ये पिछले 4-5 साल में जो लोगों के मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, बड़ी जल्दी मूड स्विंग और फौरन जो है ना टेम्परामेंट नहीं है। देखिए आपने कोई किसी फील्ड में काम करना है ना, तो आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको स्टे करना पड़ेगा किसी जगह पे। ऐसे नहीं होता कि 2 महीने में आपने काम किया और आप बड़ी जल्दी। एग्जैक्टली एक रूल है, देखिए ये हर चीज़ के ऊपर। हाँ माइक में बात करें कोई बात। यार मैं कह रहा हूँ फिर यामीन साहब की बात भी ठीक है कि 18 महीने जो है ना एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होना चाहिए, चाहे आप ब्रांड स्टार्ट करें या कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं। सर रिजल्ट तो तभी आएंगे ना आपको जब आप उसको टाइम देंगे थोड़ा प्रोडक्ट को। पहले 6 महीने तो पहले रिसर्च पे लगाए ना, आपने कुछ लॉन्च करना है, तो ये नहीं है कि अभी बैठे हैं और हमने एनालिसिस नहीं किए और प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। आपकी जो बात है ना वो बिल्कुल 100% सही है। अभी कल मेरी ना हमारे पास कुछ MTOs आए हुए हैं, तो उनसे गपशप लग रही थी, तो उनसे बात हुई, यार आप लोग जो है वो अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना लंबा देखते हो? तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं 2 साल 3 साल, उसने कहा मैं 1 साल भी मुश्किल से यहाँ गुजारा करूँ, मुझे 1 साल के बाद जॉब चेंज करनी चाहिए। और सर आप तो 3 साल से यहाँ पे हैं, आपने तो वक्त ज़ाया किया, आपको तो 1 साल बाद चले जाना चाहिए था। असल में उसके कहने का मकसद था कि आप ये यहाँ से हटेंगे तो मैं जब बारी मिलेगी ना। अच्छा सर, हम आखिर अपने एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए उनकी तरफ से एक सवाल है बेसिकली कि कोई से अगर 3 टिप्स आप अगर जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं या जो स्टार्ट कर चुके हैं या अभी अपने मिडिल ऑफ द जर्नी पे हैं, अगर कोई 3 टिप्स देना चाहें उनके बिजनेस से रिलेटेड, तो वो क्या चीज़ होगी? अच्छा ये तो मैं भी यही कहूँगा, जमील भाई भी यही कहेंगे कि आप जब प्रोडक्ट बेचना जा रहे हैं तो आपको उसकी टारगेट ऑडियंस और मार्केट शेयर का पता होना चाहिए। अगर आप जूते बेचने जा रहे हैं, जिस एरिया में बेचने जा रहे हैं, आपको उस सेगमेंट का पता होना चाहिए कितनी बड़ी मार्केट है और उसमें से मैं कितना शेयर ले सकता हूँ। अगर ये नहीं पता उसको, तो आप यकीन माने वो खुद भी फंस जाएगा, अपने बाप के पैसे भी लुटा देगा, सब कर देगा, और फिर सारी उम्र रोता रहेगा कि यार ये मैंने किया था। जिस मार्केट में जाएं उसका कंप्लीट स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मेरा इसमें कितना शेयर होगा, मैं कितने शेयर को हिट करूँगा। किसी सिर्फ एक शहर में भी अगर वो करना चाहता है ऑनलाइन, कोई मसलन एक शू का ही ब्रांड बने और वो कहे यार मैं सिर्फ ओकाड़ा, साहिवाल, आरिफ वाला, मियाँ चन्नू में ही बेचना चाहता हूँ, मैं इससे बाहर ऐड ही नहीं चलाऊंगा। आप देखें उसकी रीच कहाँ चली जाएगी। तो वो अपने स्पेक्ट्रम बनाए पहले कि 1 गो में मैंने इस साहिवाल डिवीजन को सर्व करना है, उसके बाद मैं इससे बाहर निकलूंगा। और जो बच्चे बच्चियां पैसे लगाने की इस्तात नहीं रखते, वो लोकल बिजनेसेस से जाके मिलें कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपके ब्याह पे मैं आपका ई-कॉमर्स रन करता हूं। ओकाड़ा में एक स्वीट शॉप है, आप यकीन माने मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाइन लगकर वहां पे लोग मिठाइयां खरीदते हैं, स्पेशली बर्फी। अब वो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन इस तरह के और बहुत सारे बड़े वेंचर जो ये काम नहीं कर सकते। वो आपका मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, आप उसके ई-कॉमर्स पार्टनर है, पैसे उसी के पास जाएंगे, उसी के अकाउंट में आपका शेयर आपको मिल जाएगा। बगैर पैसे की सर्विसेज प्रोवाइडर बन जाए यार, ज़रूरी आपने जेफ बेजोस बनना है। बहुत अच्छा सर। सर मेरा बस आखिरी सवाल है, फिर हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं।
नहीं कॉल नहीं सर, वो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, एक कैमरे की बैटरी भी। सर मुझे ना एक शुरू से जो आपने एक बात की ना, वो थोड़ी सी बड़ी हिचकिचाहट भी दिमाग में बैठी हुई है कि आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग हम करते ही नहीं है। तो सर अल्मास ने फिर कैसे उन कस्टमर्स को, सही बात है आप एडवोकेसी पे चल रहे होंगे, वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहे होंगे, तो वो क्या जो है आप कहेंगे कि सुनहरी असूल है कि जिनको फॉलो करते हुए बंदा अपनी मार्केटिंग को कट कर सकता है? बिकॉज आज ऐसा नहीं होगा कि हम इनको बोले और वो अपनी मार्केटिंग बाकी सारे कल से डेड करके बैठ जाए, क्योंकि हर बंदा अल्मास नहीं बन सकता। तो वो कौन से आपकी ब्रांड की एज क्या है वैसे? हाँ 12 ईयर्स। 12 साल। देखिए अल्मास ने जो कॉस्ट कंट्रोल की है ना, वो मार्केटिंग बजट की, वो ये नहीं है कि स्टार्टिंग से उसने मार्केटिंग नहीं की। उसने शॉप्स बनाई, क्योंकि वो ई कॉमर्स में पहले नहीं आया, ई कॉमर्स में तो बाद में, पहले शॉप से स्टार्ट किया। रियल टाइम पे कस्टमर था, मॉल्स का कस्टमर था, वो इन हो रहा था। अच्छा मेन चीज़ फिर वही बात है कि प्रोडक्ट है सर। अगर आपको एक प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है मुझसे, तो आप क्यों जाएंगे किसी और शॉप पे? और दूसरे, जब आप प्राइस और प्रोडक्ट आप कंपेयर करते हैं, आप मॉल के अंदर जब जाते हैं तो मैं एक कंपटीटर हूँ दूसरे ब्रांड का। अच्छा आपने एक प्रोडक्ट लेनी है, आप रैंडमली विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, आप मेरे कस्टमर भी नहीं हैं, आप 2-3 ब्रांड आपने घूमे, फिर आप मेरी शॉप पे भी आ गए कि यार इसको भी देखता हूँ मैं। अच्छा आपने वो कंपैरिजन, मैंने नहीं आपको बताया, आपने खुद ही कर लिया कि यार ये जूता वहाँ पे सिमिलर था, मिलता जुलता, ये 12,000 का था, अल्मास पे ये 7,000 का पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। आपने पहना, कंफर्ट लेवल उससे भी अच्छा था, तो आप फ़ौरन उसको बाय कर लेंगे। मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा आपको कि मेरी प्रोडक्ट आप लें। इसीलिए हम सेल्स में नहीं जाते, हमें सेल्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम अपनी प्राइस, लोग, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिटेलर क्या करता है कि जी एक प्रोडक्ट है, वो मार्जिन रखता है कि यार ये मेरी रिटेल में जब प्राइस जाएगी ना, तो ये मेरी 30% ही फुल प्राइस पे बिकनी है। वो पहले ही माइंड सेट कर लेता है अपना, ठीक है, कि ये मेरी 30%, 100 में से 30 पीस फुल प्राइस पे बिकेंगे, 70 पीस मुझे सेल में ही बेचने हैं। अब ये जब माइंड सेट वो रखता है ना, तो वो प्राइस का एक्स फैक्टर उस हिसाब से लगाता है। अब हमने सोचा है कि भाई हमने तो सेल लगानी नहीं है, रिवर्स भी है, आपको पता है, आप 30% भी अगर अपने 100% मार्जिन के ऊपर लगाएंगे तो वो 45% बन जाता है, क्योंकि आपकी एक्चुअल प्राइस उसके अंदर ऐड होती है। तो इसलिए हम अपना मार्जिन ही कम रखते हैं, हमारा एक्स फैक्टर बहुत मुनासिब रहता है, जो कि आपको रियल टाइम प्रोडक्ट को आप कंपेयर भी कर लें अगर सेल्स में लोगों को, तो हमारी रिटेल प्राइस ही उतनी होती है जो लोगों की सेल प्राइस होती है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं समझ गया हूँ कि आपने एक स्ट्रेटजी ये अपनाई कि आपने उन मॉल, देखिए मार्केटिंग से क्या होता है, ट्रैफिक आती है, मॉल्स में ऑलरेडी ट्रैफिक है, आप महंगी दुकान ले लेकिन आपकी ट्रैफिक आ रही है तो आपको वो है नहीं। प्रोडक्ट आपने इतनी अच्छी बनाई, जिस तरह आपने एग्जांपल दी वो बर्फी की, कि वो काड़ा के बाहर वो एक बर्फी की शॉप है, ऐसे खरीद रहे हैं, उनको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। जेरे की लस्सी की एग्जाम्पल ले लें, आवाम जा रही है, अगर आप प्रोडक्ट इतनी अच्छी कर दें तो वो खुद फिर लोग उसकी मार्केटिंग करते हैं, और लोग मार्केटिंग करते हैं, तो इस वजह से फिर आपकी जो वो एक पुल है जो मार्केटिंग से लेना है, वो आप डिफरेंट अदर फैक्टर्स में इन्वेस्ट करके ले रहे हैं। मेरा ख्याल है बैठक का एपिसोड बहुत लंबा अभी हो गया, लेकिन इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन थी कि हमें वक्त का कभी पता ही नहीं चलता। वो बैटरी कैमरे की फ्लक्चुएट होने लगती है तो हमें पता चलता है यार ये तो बहुत हम दूर निकल गए, और ऐसे लग रहा होता है जैसे शायद 10 मिनट हुए होंगे अभी बात करते हुए। तो आज की बैठक बहुत ही ज़बरदस्त थी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो फंसते हैं, जो इस सवाल में कहीं ना कहीं अटके हुए, यार मैंने एक्सपेंड कैसे करना है, मैंने सोर्सिंग कैसे करनी है, मैंने सप्लाई चेन कैसे करनी है, मैंने कौन कौन सी गलतियां की हुई है, मुझे कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिला, आगे बहुत कुछ है सीखने को। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जहरी बात है, इन लोगों का टाइम भी कीमती है, इनको लाना, यहाँ बिठाना और इनसे वो नॉलेज निकलवाना ये आसान नहीं होता। हर बंदा अपने एक बिजी शेड्यूल के बाद आके रात को बैठ के यहाँ पे आपके सामने इसलिए आता है ताकि आप लोगों के लिए हम कुछ बता सके, सिखा सके। तो आपने कंजूसी नहीं कर दी, आपने ज़रूर कमेंट करना है। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँ, हमारी वैसे तो अगर आप ऑडियंस देखें ना, वीडियो जो देख रहा होता है ना, तो उसकी वो मोबाइल की व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, हमारी डेस्कटॉप की व्यूअरशिप ज़्यादा है। यानी कि लोग इसको टीवी में लगा के, कंप्यूटर्स में लगा के, अपने ऑफिस में लगा के इस पॉडकास्ट को, इस बैठक को सुन रहे, तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। ई कॉमर्स बैठक का हमने व्हाट्सएप पे चैनल भी लॉन्च कर दिया है और फेसबुक का ग्रुप भी लॉन्च कर दिया है, तो कोई भी आपके सवाल हो तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अब आगे हम जो है सोच रहा, जिस तरह आज आपने देखा, अबीद साहब ने बताया कि कुछ लोग जो इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं तो दे हैव ओपन डोर्स फॉर देम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उमर भाई ग्रुप के अंदर एक फॉर्म भी शेयर कर देंगे, और इसके अलावा हम लोग सोच रहे हैं कि ई कॉमर्स बैठक का एक मीटअप हो, वो हो सकता है डिफरेंट शहर के अंदर हो। गुजरावाला के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, वो बुला रहे हैं, तो हो सकता है हम शायद गुजरावाला के अंदर जाए, कराची के अंदर जाए, इस्लामाबाद के अंदर जाए, एंड सो ऑन। तो आपने कमेंट्स में भी लिखना है कि हमें किस शहर में आना है। और एक काम हम शायद सर कर लें कि जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर हम एक हॉल बुक करवा के, और आप जैसे तमाम जितने भी हमारे अजीज़ात गेस्ट हैं उनको बुलाए, और वहाँ पे ये जो भी बैठक का मीटअप ज्वाइन करना चाहता है वो वहाँ पे आए, हम लोग बैठे हो, एक टॉपिक स्टार्ट करें, एंड देन ऑडियंस है सामने, इन्हीं लोगों की ये सवाल करते जाए और हम जवाब देते जाए। तो जिस तरह आपने कहा कि इंटरेक्टिव, तो इस पर भी इंशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस बैठक से। तो अस्सलाम वालेकुम।